नमस्कार दोस्तों। कांग्रेसी सैम पित्रोदा के संपत्ति को लेकर विवादित बयान देने के बाद चुनावी सीजन में सोशल मीडिया पर ये बातें फैलाई जा रही हैं कि जनता की 55% संपत्ति पर कांग्रेस सरकार का कब्जा हो जाएगा अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो, और बाकी बची 45% संपत्ति पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। आपकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर इन बातों में कितनी सच्चाई है इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन संपत्ति के बंटवारे की बात कहां से उठी और पूरा मामला क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सैम पित्रोदा ने पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेगी। ये काफ़ी दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और अब जब आप जा रहे हैं तो आपको अपनी धन संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी, सारी नहीं लेकिन उसकी आधी, जो मेरी नज़र में अच्छा है। इसके बाद इस कानून की वकालत करते हुए पित्रोदा ने कहा कि भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब रुपए है और वह इस दुनिया में न रहे तो उनके बच्चे ही 10 अरब रुपए रखते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोगों को बहस और चर्चा करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जब हम संपत्ति के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए तरह के प्रोग्राम की बात करते हैं जो जनता के हित में है, न कि केवल अमीर लोगों के। पित्रोदा ने यह बयान देकर अपनी ही पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरे भारत में संपत्ति को लेकर बहस छिड़ गई है। सुनिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पित्रोदा के इस बयान पर क्या कहा। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है, परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। सैम पित्रोदा के बयान पर जब सत्ता पक्ष हमलावर हुआ तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मेरे और दुनिया में कई लोगों के लिए एक मेंटर, दोस्त, फिलोसफर और मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भारत के विकास में कई अहम योगदान दिए हैं। वह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा जिन मुद्दों के बारे में बोलने की इच्छा रखते हैं उन पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखते हैं। बेशक लोकतंत्र में हर शख्स के पास अपने निजी विचारों को रखने, इस पर चर्चा करने की आज़ादी है। इसका ये अर्थ नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख को बयां करते हैं। बहुत बार ऐसा नहीं होता। उनके बयान को सनसनीखेज तरीके से पेश करना, उन्हें बिना संदर्भ के पेश करना नरेंद्र मोदी के दुर्भावना और नुकसान पहुंचाने वाले उस चुनावी कैंपेन से ध्यान भटकाने की जानबूझकर की गई कोशिश है जो केवल झूठ और ज़्यादा झूठ के सहारे पर है। तो ये तो रही सैम पित्रोदा के बयान पर राजनीतिक बयानबाजियाँ। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पर, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो 55% संपत्ति पर उसका कब्जा हो जाएगा और बाकी के 45% संपत्ति मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी।
पहले बात करते हैं बीजेपी के उस सांसद के बयान के बारे में, जिस बयान का लिंक आज की उन बातों से है जिसे लेकर कांग्रेस को कनेक्ट किया जा रहा है कि वो आपकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे देगी। बीजेपी के सांसद हैं हरनाथ सिंह, जिन्होंने पिछले साल वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म करने के लिए एक निजी विधेयक लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा सांसद हरनाथ सिंह ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस वक्फ बोर्ड की ताकत ये है कि इस बोर्ड के मेंबर, सर्वेयर या कार्याधिकारी किसी भी संपत्ति को बोल देंगे कि ये संपत्ति उनकी है, तो बोर्ड को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि उसकी वो संपत्ति है या नहीं। हरनाथ सिंह का कहना है कि इस अधिनियम में असमानता फैली हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसकी आड़ में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हरनाथ सिंह ने आगे कहा कि बल्कि जिस शख्स के पास वो मौजूद है वो सिद्ध करे कि ये संपत्ति उसकी है। ये सब होगा उस आदमी के आदेश पर जिस सर्वेयर या कार्याधिकारी ने ये आदेश दिया है। इस एक्ट में ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय। मीडिया में आई खबरों के अनुसार हरनाथ सिंह ने कहा था कि उनके पास ऐसे कई केस आए हैं जिसमें वक्फ ने लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। हरनाथ कहते हैं कि तमिलनाडु के त्रिची जिले के गांव में 1500 आबादी है, उसमें कुल और मात्र 7-8 घर मुस्लिमों के हैं। वक्फ बोर्ड ने उस गांव की पूरी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया और सबको खाली करने का नोटिस कलेक्टर के यहाँ से आ गया। कागजात से भी संपत्ति खारिज हो गई। इसमें गांव की अधिकतर आबादी गरीब है। बाद में जब लोग थक हार गए तो उन्हें एक ऑप्शन देते हुए मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का सुझाव दिया गया कि अगर वो ऐसा कर लेंगे तब उनकी ज़मीन बच जाएगी। दूसरा उदाहरण देते हुए हरनाथ बताते हैं कि महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बस्ती में करीब 250 अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। उनके पास एक नोटिस उनकी ज़मीन को खाली करने का आया कि वो जहाँ रह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की है। वो दर दर भटके तो उनको भी इस्लाम धर्म अपनाने का ऑफ़र किया गया। उन्होंने कहा कि ये विषय ज़मीन हड़पने के साथ साथ बड़े स्केल पर धर्मांतरण का भी है। हरनाथ ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन बात करें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियाँ रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 8 लाख एकड़ से ज़्यादा संपत्तियाँ। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में सशस्त्र बल और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। बात करें वक्फ बोर्ड की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद ही हो गई थी, जब भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार लेकर आई थी और तत्कालीन सरकार द्वारा ही वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। साल 1955 में एक्ट में कुछ संशोधन हुए और उसके बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई। इस अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। अब सवाल है कि केंद्रीय वक्फ परिषद का काम क्या है। यह परिषद सभी वक्फ बोर्ड की निगरानी करता है, जो राज्य के वक्फों की मदद करता है। केंद्र सरकार में वक्फ मामलों के मंत्री इस 20 सदस्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वक्फ घोषित की गई सभी संपत्तियों की जांच एक सर्वे कमिश्नर करता है। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। वक्फ बोर्ड की कानून की बात करें तो यह इस्लामिक कानून में एक प्रकार का इस्लामिक धर्मार्थ बंदोबस्त है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देख रेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। वक्फ को कोर्ट द्वारा समन किया जा सकता है। गोवा और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों को छोड़कर भारत में अधिकांश राज्यों के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड अपनी किसी भी संपत्ति को किसी और के नाम हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिए वक्फ के 2/3 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों की रक्षा करता है और ये निश्चित करता है कि उसके पास जो संपत्तियां हैं उनसे जो आय हो रही है उनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका क्या उपयोग किया जाना है। इस संपत्ति से गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थाओं को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीज़ें शामिल हैं। वहीं किसी संपत्ति को लंबे समय से धर्म के कार्य के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा हो तो वो भी वक्फ बोर्ड के पास जाती है। इसमें ये नियम भी शामिल है कि यदि किसी संपत्ति को एक बार वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता।
एक और विषय लोगों के बीच अक्सर चर्चा में बना रहता है और वह है वक्फ की संपत्ति पर विवाद होने की स्थिति में सुनवाई को लेकर। जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद है तो वो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुनवाई होती है। यानी अगर वक्फ कभी कहता है कि किसी गैर इस्लामी शख्स की ज़मीन भी उसके हिस्से में आती है तो उस व्यक्ति को ट्रिब्यूनल कोर्ट जाकर शिकायत करनी पड़ती है। वहीं अगर यही विवाद किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से जुड़ा है तो बड़े आराम से मामला सिविल कोर्ट में सुना जाता है। तुर्की, लीबिया, सीरिया या फिर इराक, वक्फ का कॉन्सेप्ट इन इस्लामी देशों में भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा घोषित कर सकता है? तो बता दें कि ऐसा नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 के मुताबिक यदि वक्फ के सामने ऐसा कोई कारण होता है कि संबंधित संपत्ति पर उनका हक है तो बोर्ड द्वारा उस संपत्ति पर कब्जा जमाने वाले को नोटिस भेज दिया जाता है। वहीं एक्ट की धारा 3 के अनुसार उसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता है जो मुस्लिम लॉ की ओर से मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक या चैरिटेबल कार्य के लिए दान दी जाती है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।